है कि आप चुनिंदा किसान हो जो आज स्पेशल किसान पाठशाला अटेंड करेंगे। मेरे गुरु और मेरे घनिष्ठ मित्र सखा जो भी कहूँ, सागर कोपड़ेकर जी आज हैं हमारे साथ किसान पाठशाला के मंच पर, रेवा में हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप कहीं एमपी से हैं, कहीं महाराष्ट्र से हैं, कहीं गुजरात से हैं। ये मेरे पास आए थे मैसेजेस। सभी किसानों के कुछ न कुछ क्वेश्चन होंगे, वो आप अंदर माइंड में हो तो खंगाल के बाहर ले आएँ। भैया अभी आने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, एक शुरुआती स्टार्टअप में हम अपने क्वेश्चन पहले भैया को शेयर कर लें कि हमारे ये क्वेश्चंस हैं, ताकि हम उनसे उनका आंसर भी ले लें। और मध्य प्रदेश में आज तक बनाना एक्सपोर्ट उतना हाई स्केल पे हुआ नहीं है। भैया आप सागर भैया हैं जो काफ़ी प्रयास करने के बाद इनका कुछ समय मिल गया है मुझे। आप ईश्वर पाटीदार जी हैं, हमारे यहाँ रेवा फ्लोरा के पैनल पार्टनर हैं। भैया हर्षल जी हैं, ईश्वर भैया के भतीजे हैं। ऑलरेडी साकेत इंटरनेशनल स्कूल, साकेत जिनिंग और रेवा फ्लोरा हम सब जॉइंट वेंचर में हैं। फार्म कार्ड जो आप देख रहे हो, मास्क भी, ये फार्म कार्ड एक किसानों को डोर डिलीवरी के लिए जो स्टार्टअप किया था, ये सब इसी टीम का एक हिस्सा है। कहीं ना कहीं किसान तक पहुंचने की कोशिश है। बेटी भैया सभी फार्मर कहीं एमपी से कुछ लोग हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, कुछ गुजरात से हैं, कुछ 5-10 लोग रास्ते में हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा था। ठीक है। ये ओनली सिलेक्टेड फार्मर है। लगभग 550 लोगों का आवेदन आ गया था, लेकिन रोका है कोविड का भी थोड़ा प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत। एक 20-30 लोग हैं केवल। आपको सुनने की ज़्यादा इच्छा है, मुझे सुनाने की कोई इच्छा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं ले लेता हूँ इनसे। और मेन हमारा मोटो है भैया, जिसके लिए आपको मैं बार बार इन्वाइट भी कर रहा था। मध्य प्रदेश में हमें एक साइजेबल एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है। जो मैंने समझा है, हिंदुस्तान में बनाना एक्सपोर्ट में कुछ 1-2 नाम हैं जो बड़े प्लेयर हैं। एक नाम आता है देसाई ग्रुप का, और दूसरा नाम है धरती एक्सपोर्ट, जो सागर भैया का ऑलरेडी पिछले 8 साल से बनाना एक्सपोर्ट ऑल इंडिया से कर रहे हैं। और एप्पल इंपोर्ट इंडिया में फर्स्ट हैं, सबसे बड़े इंपोर्टर हैं ये, जो एप्पल को इंडिया में सब दूर स्प्रेडिंग करते हैं और सब हर जगह तक पहुंचाते हैं। ये एक इनकी खासियत है। पहले मैं आप सभी को बतला दूं कि सागर भैया हैं कौन, ताकि हमें क्वेश्चन करने में और इन्हें सुनने में सही से हम सही रास्ते पर इन्हें पकड़ पाएं कि हम किनको सुनने के लिए आए हैं। हिंदुस्तान भारत का एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ICAR एक कमेटी है, जो भारत सरकार का है, दिल्ली गठित एक संस्था है, जिसका एक्रीडेशन बोर्ड है, जो सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को गाइडलाइन अवेलेबल कराता है। उस संस्थान में भैया ऑलरेडी सदस्य हैं, गवर्नमेंट बॉडी से हैं। अगर ये ऑफिशियल आते तो शायद अभी यहाँ 20-30 गाड़ियाँ इनके साथ में होती कृषि विज्ञान केंद्रों की। हमारी सबकी खुशकिस्मती है कि भैया ने हमें थोड़ा सा किसान पाठशाला को टाइम दिया है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में समय नहीं है, इसलिए रिक्वेस्ट ज़्यादा करनी पड़ी। मैं पिछले 2 महीने से कंटिन्यू समय मांग रहा हूँ कि आप मुझे 8 दिन नर्मदा बेल्ट पर दीजिए, लेकिन कहीं गवर्नमेंट के ऑलरेडी कृषि सलाहकार है, खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है धरती, उसमें भी समय लगता है। और एक अच्छी बात यह है कि मैं अपने दिल की बात बताऊं कि मैं भैया के साथ क्यों जुड़ा। मुझे पता नहीं भैया ने मेरे अंदर क्या देखा कि बलराम के अंदर क्या है, लेकिन मेरा गोल था कि बड़वानी नर्मदा बेल्ट को हिंदुस्तान के साथ साथ वर्ल्ड के सबसे अच्छे पटल पर बिठाएं, जहां पर केला इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। और हमारी विडंबना यह है नर्मदा बेल्ट की कि हम नर्मदा जी के किनारे पर होने के बावजूद वहां पर कॉटन लगाते हैं, मक्का लगाते हैं और सोयाबीन बोते हैं। बराबर है। जो पानी मतलब 24 घंटे हमारे पास होने के बावजूद ऐसी जगह पर हम कॉटन और मक्का लगा रहे हैं, जिसकी जरूरत मुझे लगता है कि शायद नहीं है। दूसरी बात, बड़वानी से एक्सपोर्ट होता जरूर है,
लेकिन कब होता है? जब सूरत में माल खत्म हो जाता है, जब तेंबुरनी में माल खत्म हो जाता है, जब सोलापुर में माल खत्म हो जाता है, जब बड़े एक्सपोर्टरों को माल नहीं मिलता है तो फिर बड़वानी की तरफ रुख करते हैं। कुछ मित्र रावेर से भी हैं और बुरहानपुर से भी हैं। बुरहानपुर का एक पर डे केला रेट ओपन होता है, जिससे पूरे हिंदुस्तान में रेट डिसाइड होता है कि कल क्या रेट में केला बिकेगा। ऐसी एक जगह, ऐसी एक संस्था बुरहानपुर मध्य प्रदेश में केला बोर्ड मंडली है। वहाँ की ये विडंबना है कि वहाँ से आज तक मैंने एक कंटेनर एक्सपोर्ट होते हुए देखा नहीं है। जो मैंने भैया को रिक्वेस्ट करी है कि आप किसान पाठशाला के साथ आकर के हमें सिखाइए कि एक्सपोर्ट कैसे, पहले तो क्वालिटी हम बनाएं, उसके बाद आप ही के साथ हम चाहते हैं कि आप ही हमारा माल लेकर के परचेज भी करें, आगे हमें रास्ता दिखाएं। क्योंकि एक व्यापारी की अगर एंट्री होती है और नीचे ग्राउंड इस्टेब्लिश होता है तो उसके साथ साथ 50 व्यापारी बाय प्रोडक्ट हैं आते हैं। शाहदा में मैंने समझा है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है शाहदा, जहाँ का केला जो बुरहानपुर बोर्ड और रावेर जलगांव बोर्ड का रेट अगर 11 रुपए का है तो शाहदा 7 रुपए में बिकता था। ये स्थिति थी पिछले 5 साल पहले, जो मैंने खुद ने फेस किया है। वहाँ पर भैया ने पहली बार एंट्री करी, 5-6 साल पहले शायद शाहदा में एंट्री हुई है। आज की तारीख में शाहदा का रिकॉर्ड है कि जो जलगांव का रेट ओपन होता है उससे 100 रुपए आन में केला बिकता है। ये भैया की देन है। वहां पर लगभग हर सफल किसान के खेत में 7x5 का केला लगा हुआ है। तो क्या ऐसी गाइडलाइन हम फॉलो करें कि हमारे नर्मदा बेल्ट में ज्यादा से ज्यादा अच्छे नगद पैसे देने वाले बाहर आए, क्योंकि उधारी वाले तो बहुत सारे हम भुगत चुके हैं। ठीक बात है। मैंने क्यों सागर भैया को टच किया है कि मैंने ये समझा कि मुझे केले में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा काम करना है। जो आप लोग देख रहे हो, रेवा का आज नाम अगर आप समझ रहे हो तो हिंदुस्तान में और भी बड़ी कंपनियां हैं। 94 टिश्यू कल्चर लैब है, जिसमें शायद मैं समझ रहा हूं आप लोगों की कृपा से रेवा सबसे टॉप पर है। कितने लोग सहमत है मेरे से? लगभग सभी है, इसीलिए हम सब यहाँ पर हैं। क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, आपने विजिट करके भी देखा होगा। उसी के साथ बनाना हमारे बड़वानी क्षेत्र का भी सबसे टॉप पर रहे, इसी के लिए भैया को इनवाइट किया है मैंने। एक छोटा सा इनका कार्य स्टार्टअप जो हुआ था वो आपको अवगत करवा दूं। जब भैया ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया तो इन्होंने सिस्टम जब चालू किया कि इन्हें एग्रीकल्चर विभाग के साथ या किसानों के साथ आगे रन होना है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है डोल बनाना। कितने लोगों ने नाम सुना है? विश्व में सबसे ज्यादा केला पकाना और पूरे विश्व को सप्लाई करना डोल बनाना का काम है उनका। एक ये 12 से 13 हजार एकड़ का छोटा सा प्लॉट ये गाइड करते थे उनको। हमारे लिए बड़वानी मध्य प्रदेश में 12 एकड़ का प्लॉट शायद बहुत बड़ा होगा केले में। भैया का शुरुआती पहला स्टार्टअप हुआ था 12 से 14 हजार एकड़ में डोल बनाना को गाइडलाइन देना। उसके बाद में इन्होंने खुद हिंदुस्तान आकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू किया, किसानों के बीच में गए और पोलन मिनरल के नाम से एक इनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो किसानों को कुछ प्रोडक्ट भी अवेलेबल कराती है। ये संक्षिप्त इनका परिचय था। भैया आपसे रिक्वेस्ट है आप ही माइक संभालें, बाकी मैं बहुत बोलता हूँ, माफी चाहूँगा। थैंक यू। आपकी बात करेंगे। माईकची आवश्यकता आहे नहीं ना? आप चेयर यहाँ पीछे खाली है, वहां पर आ सकते हैं। आप अपनी चेयर जो ऐसे दिक्कत हो रही है तो ऐसा घुमा सकते हैं। तिरछा कर लीजिए। ये अभी मुझे बहुत सीखना है, ये मैच्योरिटी मेरे पास नहीं है, इसीलिए सागर भैया शुरू करें। हाँ जी। उपस्थित सारे किसान भाई, जो इतना बड़ा सुबह सुबह का मेरे ख्याल से बलराम भैया का जो एक नोटिफिकेशन गिरा था यूट्यूब पे, उन्होंने टाइम लिखा था 9 बजे,
तो मेरे ख्याल से 9 बजे पहुंचने के चक्कर में सब लोगों ने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही अपनी जर्नी शुरू की है। तो समझते हैं कि जब अर्ली मॉर्निंग हम जर्नी शुरू करते हैं तो 9 से 10 या 11 के बीच में फिर एक शरीर पे एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, जिसको बायोलॉजिकल स्ट्रेस बोला जाता है। जैसे गर्मी बढ़ जाती है तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना हमने ट्रायल शुरू किया है शायद जर्नी, तो ये एक समय आता है कि इस समय में जब ठंडी खत्म होकर गर्मी बॉडी में वार्मिंग कंडीशन क्रिएट होती है तो बॉडी धीमा होना शुरू हो जाती है और फिर उसको स्टेबल होते होते 11-12 बज जाते हैं। तो ये एक समय है और इसी समय में हम सुनने के मूड में है या सुनने के लिए बैठे हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बॉडी साथ ना दे, लेकिन समय पे बुद्धि को जगह पे रख के हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो उपस्थित सारे किसान भाइयों का मैं तहे दिल से, सागर कोपर्डेकर जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से, सभी का इधर आमंत्रित रेवा फ्लोरा पे और उपस्थित सारे हमारे पोलन परिवार के सारे सदस्यों के साथ स्वागत करता हूँ। बलराम भाई ने कुछ ज़्यादा चढ़ बढ़ के बोला होगा या कम होगा तो उनके साथ मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आज उन्होंने मुझे इधर आमंत्रित किया और मेरा काम है किसानों के साथ काम करना और पिछले 11 साल से मैं एक पैशन के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे वैसे 16 साल से मेरे जॉब भी के साथ 11 साल की खुद की एनडीटी में संभाल रहा हूँ। डोल के साथ जुड़ा था, 2006 की बात है। और डोल में मैं जब पहुँचा फिलीपींस में, तो फिलीपींस में पहुँचने के बाद जो हमने केला वहाँ देखा, कुछ जैसे इंडिया में हमने केला जितना भी देखा था, जैसे मैंने बीएससी का पढ़ाई ख़त्म किया तो मैंने जो केला देखा था और वहाँ जाके जो देखा तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मैं आगे एक 20-25 साल कुछ आगे जाके कुछ नया देख रहा हूँ, जो इंडिया में 10-15-20-25 साल पीछे मुझे लगा और वो 20-25 साल आगे लगा। तो उसमें मैकेनिकल फोर्स का यूज़ करने के तरीके हो, उनकी जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का तरीका हो, या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का तरीका हो, या ऑटोमेशन सिस्टम में लगी हुई चीज़ों का जो इंजीनियरिंग सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें समझने लायक थी, देखने लायक थी। और उसको मैंने समझा, देखा और उससे जाके मैंने हमारी अपॉइंटमेंट वहाँ पे कुछ सिखाने के लिए थी, लेकिन मैंने दिल से मैं आपको बतलाऊँ तो मैंने सबसे ज़्यादा उधर सीखा ही, सिखाने का मुझे ज़्यादा मौका मिला ही नहीं, क्योंकि वो सारे लोग उतने कंप्लीट थे। लेकिन मुझे सिखाने जैसी 2-4 चीज़ें थी जो सबसे बड़ी थी उनके लिए, जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में एक पार्ट था बड़ा सा, कि मोबिलाइजेशन टू न्यूट्रलाइजेशन, यानी मिनरलाइजेशन टू न्यूट्रलाइजेशन चेन की मैंने वहाँ एक चेन बड़े लेवल पे एक्सप्लोर की, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जिसके लिए उन्होंने भी वहाँ थैंकफुल किया कि भाई आपने इंडिया से आके हमें आज सही ढंग से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सिखाया। उससे पहले वो दे रहे थे, लेकिन कौन सी चीज़ क्यों दे रहे थे पता नहीं था, शेड्यूल को फॉलो कर रहे थे। लेकिन उस समय जैसे हमने समझाया, उसके बाद उस एक चेन बड़े लेवल पे उभर के उनके सामने आई। और एक दूसरी चीज़ थी कि पैथोलॉजिकल जो चीज़ें थी कि बॉडी में डिसऑर्डर क्यों होते हैं, डिसऑर्डर के बाद डिसीज़ कैसे आते हैं, एक चेन थी। ये 2 चेन उनको हमने सिखाई, बाकी सारी चीज़ें वहाँ से सीख के आए। ये 2 चीज़ें थी। तो मैं समझता हूँ कि आज एक सब जो इधर किसान लोग आए हैं, ये केले के लिए आए हैं, बराबर जी, कि दूसरा कोई क्रॉप है? ओनली केला, ओनली बनाना, सही है। मुझे एक गुजरात से कितने लोग आए, थोड़ा सा हाथ ऊपर करें। गुजरात गाड़ी पहुंचने वाली है, गुजरात की पहुंचने वाली है। दूसरा अभी अपना जलगांव से कौन आए सब? ये जलगांव से, यानी बड़ी संख्या जलगांव से है, ठीक है। और आप कहाँ से हैं? यानी एमपी से, मध्य प्रदेश से ही है, बाकी बच्चे सब मध्य प्रदेश। यानी हम समझते हैं कि 2 एरिया से सारे सबसे ज़्यादा लोग हैं, एक मध्य प्रदेश है और दूसरा बगल का जो अपना जलगांव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लोग हैं, सही है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट 2 एरिया के हैं। लाला भाई तो जानते हैं, लाला भाई तो बहुत समय से जुड़े हैं और कई जगह पे हमने एक साथ कंट्रोवर्सीज में ये काम भी किया है। आज के डेट में बनाना अगर समझना है और आज के डेट की डिमांड अगर देखी जाए तो आज भारत के साथ हम दुनिया को भी थोड़ा सा मिला के या दुनिया की डिमांड को थोड़ा सा समझ के अगर काम करना है तो जो बलराम भैया ने एक मेरे सामने बात रखी है कि एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के लिए जो मैंने समझा हुई चीज़ है, सर के साथ अभी थोड़ी बार चर्चा हुई हमारी, तो एक्सपोर्ट क्या है? जो चीज़ एक देश से दूसरे देश में होती है उसको हम निर्यात बोलते हैं, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। वो चीज़ वहाँ पकती हो या ना पकती हो,
समय पे पकती हो या समय पे ना पकती हो, तो उसकी एक डिमांड क्रिएट होती है और वो चीज़ एक देश से दूसरे देश में जाती है, उसको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट बोला जाता है। बाकी कोई बड़ी चीज़ है नहीं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में चक्कर में क्या होता है, दो देश जुड़ जाते हैं, इसीलिए हम उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के देखते हैं। अलावा कोई बड़ी चीज़ एक्सपोर्ट है नहीं। क्यों नहीं बोलते हम? क्योंकि हमने उतना देखा है, उतना समझा है और उतना हम उसमें काम कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो एक्सपोर्ट जैसा क्रिटिकल काम भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें दो देश जुड़ जाते हैं, दो देश की टीमें जुड़ जाती है, दो देश के ऑफिसर जुड़ जाते हैं, दो देश की कायदा सुव्यवस्था जुड़ जाती है। इसकी वजह से एक कायदा सुव्यवस्था, एक रूल से हम फॉलो नहीं कर सकते, दोनों देशों के रूल को संभाल के आगे बढ़ना पड़ता है। वो देश बोलते हैं कि भाई मेरे को 20 टन का कंटेनर है, तो 20 टन के कंटेनर में भी आज अंदर 20 टन की एक थैली चाहिए, तो आपको वो डालनी है। वो आपके इंडिया में नहीं चाहिए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर यूरोप चाहता है कि मेरे को मैंगो चाहिए, तो मैंगो मुझे 52 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर के पानी, उबले हुए पानी में से डुबकी लगा के 2 घंटे डुबकी लगाया हुआ ही मैंगो चाहिए, तो आपको वो देना है। वो आपके देश में चले या ना चले, उनकी जो डिमांड है वो आपको लेनी है। जब हम पहुंचे एक्सपोर्ट के लिए, 2011-12 की चीज़ है, तो हम ऐसे इंडियन बनाना को प्रेजेंट कर रहे थे। कुछ बॉक्स हम लेके गए थे और सुपरमार्केट में हमें उन्होंने, जो बायर थे उन्होंने हमें लेके गए। तो हम मार्केट में गए तो हमने देखा कि वहाँ की जो बहुत सारे लेडीज़ लोग परचेस के लिए आती है बास्केट लेके, तो उनके सामने हमने इंडियन बनाना का बोर्ड रखा और हमने देखा कि भाई लोग नहीं ले रहे। तो हमने उनको पूछा तो फिर हमें समझ में आया कि बदलाव की क्या ज़रूरत है। क्योंकि आपको समझने वाली एक बात है जो बार बार बहुत समय पे बात करता हूँ कि हर चीज़ आदमी हो या प्राणी हो, सबसे पहले वो आँख से खाता है और फिर वो मुंह से खाता है। तो आँख के खाने के अगर परीक्षा में आप पास हो गए तो जाके आप मुंह के खाने के चक्कर से आराम से पास हो जाओगे। क्योंकि मैंने जहाँ भी काम किया है, मैंने जितनी दुनिया समझी है, अगर फिलीपींस हो या इक्वाडोर हो, ये दुनिया के सबसे बड़े देश है कि जो केला पकाने में नंबर 1 और 2 में चलते हैं। पिछले 40-45 साल से ये लोग चलते हैं, लेकिन इनके केले आप खाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने केला खाया कि ब्रेड खाया, क्योंकि उसमें ना कोई टेस्ट है ना उसमें कोई फ्लेवर है। किसी तरह का अगर आपकी आँख पे पट्टी बांध दी जाए और आपके सामने केला खोला जाए तो उसका कोई फ्लेवर आपको समझ में नहीं आएगा। ये रियलिटी है। ये रियलिटी के बावजूद भी फिलीपींस और इक्वाडोर का केला $12 में बिक जाता है। उसी समय में इंडियन बनाना 4 से 5 डॉलर में भी बिकता नहीं है। बल्कि इंडियन बनाना दिखने में गलत होने की वजह से वो लोग आँख की चक्कर में, आँख की परीक्षा में पास ही नहीं होता है। जैसे अगर हम मार्केट में चले जाते हैं, थैली देखते हैं या जो थैला होता है जहाँ पे बिकते हैं माल, फ्रूट्स, वहाँ पे हम देखते हैं, तो वहाँ पे अगर दाग धब्बे वाला कोई चीज़ फ्रूट है तो उसको निकाल के बगल कर देते हैं और बिना दाग धब्बे का घुमा के देखते हैं। ये सही रियलिटी है। और इसको अगर समझा जाए तो ये दाग धब्बे वाली चीज़ अगर रुक जाए तो इंडियन बनाने की डिमांड बढ़ जाएगी। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। इसीलिए फिर वापिस इंडिया आके फ्रूट केयर प्रोग्राम को हमने रन किया। और फ्रूट केयर प्रोग्राम को रन करने के बाद जो एग्जिस्टिंग कंपनियां मार्केट में काम कर रही थी उनमें भी कुछ बदलाव किए और जो नहीं चाहिए थी उस चीज़ों को निकाला और जो चाहिए थे चीज़ों को डाल दिया और एक प्रोग्राम बना। और उस प्रोग्राम के तहत आज इंडिया का बनाना जो है पूरे पिछले 3 साल में, अगर पिछले 3 साल को रिकॉल किया जाए तो जो बनाना इंडियन पोर्ट से हर हफ्ते ऑफ सीजन की बात कर रहा हूँ, ऑफ सीजन में 20 से 25 कंटेनर के अलावा जाता नहीं था, आज के डेट में वो 500 से 600 कंटेनर जा रहा है। ये प्रैक्टिकल चीज़ हो गई है। और सीजन में वो अगर देखा जाए तो 1200 से 1700 कंटेनर जो जा रहे थे वो आज के डेट में सीजन में तमिलनाडु हो या इंडिया हो या बम्बई हो या गुजरात का छोटा पोर्ट हो, रायगढ़ का नीचे वाला पोर्ट हो, ये सारे पोर्ट से मिलके आज इंडियन बनाना हफ्ते की अगर सारी शिपिंग इकट्ठा की जाए तो 6 से 7 हजार कंटेनर अभी हफ्ते के सीजन में जा रहे हैं। ये स्पीड क्यों बना? ये स्पीड किसके लिए बना? क्योंकि अपने जैसे ये जो बैठे हुए सबसे ज्यादा लोग हैं, इसमें से जो यंग लोग हैं ये अभी सबसे ज्यादा उभर के आ गए। वो अभी चुप नहीं बैठते, वो जाके यहाँ ढूंढेंगे, वहां ढूंढेंगे, हर एक चीज को ढूंढने में माहिर हो गए, एजुकेटेड हो गए। और इसकी वजह से अभी एक्सपोर्टर भी बढ़ गए। जो कुछ पिछले कुछ साल पहले तक अगर देखा जाए पूरे बम्बई में
हम रिकॉर्ड देखते थे एपेडा का, पूरे इंडिया का कितना है, तो 200-250 एक्सपोर्टर रहने बहुत हो गया सब्जी और वेजिटेबल में। आज के डेट में वो 6-7 हज़ार तो कॉमन हो गया है। तो ये जो बड़ी हुई चीज़ है वो जाके इंडियन बनाना को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रही है, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट अभी बढ़ रहा है। अभी ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे सही है, अपने अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं फिर बेस चीज़ को पकड़ने की प्रयास करूंगा कि आज यहाँ जिस आशा से सब लोग आए हैं कि कुछ हमें मिल जाए, जिसके लिए इतने सुबह सुबह उठ के फिर गाड़ी में बैठ के परमिशन लेके इधर तक पहुंचे हैं, तो कुछ मिले जिसके कि आज का दिन सफल हो या आज का दिन काम में लग जाए। ठीक है, बनाना एनम क्रॉप है, आप समझ रहे हो। एक एनम यानी वार्षिक क्रॉप है, 1 साल का पाक है। ठीक है, बनाना को 1 साल का क्रॉप माना जाता है। इस 1 साल के क्रॉप में 5 अवस्था से बनाना अपना जीवन आगे बढ़ाता है। 5 अवस्था में से पहली जो अवस्था है उसकी जो पहली अवस्था होती है वो है जर्मिनेशन अवस्था। जर्मिनेशन यानी अगर कोई पेशी से बनता है, जिस प्रांगण में आप बैठे हो वहाँ पे एक पेशी से पौधे बनते हैं, यानी टिश्यू से बनते हैं, एक पेशी से बनते हैं। वो उसकी पेशी से पैदा होने का एक समय है या फिर कंद से पैदा होने का एक समय है, या दोनों समय को हम बोलते हैं जर्मिनेशन अवस्था। एक जर्मिनेशन अवस्था होती है, जिस जर्मिनेशन अवस्था के बाद की जो मेन अवस्था आती है, जो किसानों को आपके हाथ में पौधा आने के बाद, पकड़ने के बाद क्या अवस्था शुरू हो जाती है, वो जो होती है उसको बोलते हैं जेनेटिकल इंप्रेशन मूवमेंट। क्या बोला जाता है? जेनेटिकल इंप्रेशन मूवमेंट। जेनेटिकल इंप्रेशन मूवमेंट यानी क्या? जो आपके पेशियों से पहले जिस पेशी से आपने पौधे को बनाया है, इस पौधे की जो सारी खासियत है वो सारी खासियत उसके डीएनए में लिखी होती है। इसमें लिखी होती है, डीएनए में लिखी होती है, डायऑक्सी राइजो न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं डीएनए। ये लिखी होती है। ये डीएनए कहाँ होता है? एक जो अपने अंदर, शरीर के अंदर जो जितनी भी पेशियां है, इस पेशियों के अंदर एक केंद्रिका होती है, और एक सेंटर में, पेशी के सेंटर में एक न्यूक्लियस एसिड होता है, और ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए होता है। और ये डीएनए में आपका शरीर का ढांचा क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी स्ट्रक्चरल मूवमेंट क्या है, आपकी ब्रेन कैसी चलेगी, आपको कौन से अवस्था से गुजरना है, कैसी अवस्था रहेगी, ये सारी चीजें इस डीएनए के अंदर क्या होती है? नोटेड होती है या मौजूद होती है। और ये अवस्था, अगर ये जब पौधा पैदा होता है, पैदा होने के तुरंत बाद जब हम लगाते हैं, लगाने के 20 दिन के दौरान तक ये अवस्था चलती है। जब हमने पौधा लगाया और पहले 20 दिन अगर हमने लेजीनेस दिखाया, लेजीनेस यानी उसको इग्नोर किया, तो हम गए। क्यों गए? क्योंकि पहले 20 दिन ही ऐसे होते हैं जहाँ पे उसकी डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से रिफिल हो जाती है, यानी जीन इंप्रेशन मूवमेंट चलते हैं, जीन जो है पूरी तरह से अपनी जगह पे आ जाता है। और ये पहले 20 दिन, इसीलिए बहुत सारी कंपनियां जो है वो क्या है, टिश्यू प्लांट बनाने के पहले 20 दिन ही उसको ऐसा कुछ फीडिंग देती है जैसे पौधा रख दिया भाग जाता है, भागता रहता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है, वो जेनेटिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से, उसका डीएनए जो है वो 100 बन जाता है। जैसे बच्चा घर में पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको गुटी खिलाते हैं ना। पहला पैदा होते ही उसको 2-2 थेम 3-3 थेम गुटी देते हैं। ये गुटी क्या होते हैं? ये हमारे गुटी में अंदर क्या होते हैं कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स है, इसके अंदर जो भी विटामिन है, सारी जो मेजर विटामिन है और एनर्जी सोर्स है, ये क्या करते हैं? डीएनए स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डेवलप करते हैं। ऐसे ही पहले 20 दिन में एक जो अवस्था आती है उसको बोलते हैं जेनेटिकल इंप्रेशन मूवमेंट, जर्मिनेशन के बाद की अवस्था। इसीलिए केला पौधा करने वाले किसानों को एक खास तौर से याद रखने वाली या ध्यान देने वाली चीज है कि पहले 20 दिन कुछ भी हो, पहले 20 दिन मिस नहीं करने। पहले 20 दिन में उसको जेनेटिकल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए, उसमें 2 ड्रेंचिंग और एक स्प्रे, जिस स्प्रे से आप जेनेटिकल स्ट्रक्चर को उकसाते हैं उसको बोलते हैं ग्रोथ प्रमोशन, और दूसरा जो ड्रेंचिंग डालते हैं, उस ड्रेंचिंग मीडिया से आप उसके जेनेटिकल स्ट्रक्चर को पैदा करते हैं, जिससे पूरे 3 साल तक को आपको आराम मिलता है। जैसे एक पहले साल का आपने प्रोडक्शन लिया, दूसरे साल का लिया, तीसरे साल का लिया, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? पहले 20 दिन में डिपेंड है। अगर इस पहले 20 दिन में उसका जीन अगर निगेटिव हो गया,
पहले 20 दिन में अगर उसका जो जीन है वो निगेटिव हो गया तो आप कितना भी उसको बाद में खिलाओ पिलाओ उकसाओ, वो उतना ही उकसेगा जितना उसके जीन में लिखा है, वो उतना ही डेवलप होगा जितना उसके डीएनए स्ट्रक्चर में आपने पहले 20 दिन में डेवलप किया। ये पहले 20 दिन में आपने अगर नजरअंदाज किया तो उतना ही डेवलप होगा जितना उसके पौधे के साथ आए हुए मीडिया में कुछ डाला हुआ है या उसके बॉडी के अंदर जितना स्टोरेज में पड़ा हुआ है उतना ही वो डेवलप होगा, अन्यथा उसके आगे डेवलप नहीं होगा। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मेरी भाषा हिंदी समझ में आती है ना? पक्का ना? पहले 20 दिन, जैसे बच्चा अगर शुरू में अगर वो निगेटिव हो जाता है, जैसे शुरू में, तो ऐसा रह गया तो पूरे जिंदगी ऐसा ही रहेगा। अगर वहां पे अगर वो बच्चा डेवलप हो गया, उसको हम गुटी खिलाए, दूध पिलाए या एक्सटर्नल प्राइमरी फीड जैसे आप बड़े बड़े कंपनियों का सेरेलैक्स, फेरेक्स, बिरेक्स देते हैं, ये क्यों देते हैं? ऑल विटामिन चेन देते हैं, उसमें लिखा ही होता है विटामिन 1 से लेके 6 तक की पूरी 100 प्योरिटी है। ये क्यों देते हैं? क्योंकि उससे आप बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बने, उसको बोलते हैं हम डीएनए स्ट्रक्चर। और ये डीएनए स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसके बाद बॉडी जब ग्रोइंग स्टेज में आती है तो उसके आरएनए स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करती है। उस डीएनए से ही निकल के एक आरएनए बाहर आ जाता है और जो आरएनए है वो उसको रिफ्लेक्ट करता रहता है, जो आप उसके डीएनए में लिखा है उसी तरह से उसकी रिफ्लेक्शन मूवमेंट चलती है। और इसी के साथ पूरे 2, 3, 4 पाक लेना चाहते हो तो एक साथ एक सर के हाई रील्ड के क्रॉप आपको मिल जाते हैं। अगर ये हाई रील्ड के आपको क्रॉप चाहिए तो आपको केले में पहले 20 दिन 100% फॉलोअप देना है। ये पहले 20 दिन आपके अगर गलत हो गया, चूक गए, तो जाके फिर कितना भी खिलाए पिलाए वो केला आपको हाई रील पे कभी भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? इसीलिए केला किसानों को पहले 20 दिन बहुत ध्यान देने वाली बात है कि पहले 20 दिन वो पौधा जैसे ही लगाते हैं पहले 2 से 3 ड्रेंचिंग और एक स्प्रे जरूर दे। ये स्प्रे क्या करते हैं कि आपके डीएनए स्ट्रक्चर को उसके पूरे तरह से 100% उसको डेवलप कर देते हैं। इसमें इसके दरमियान में जितना भी मैंने अभी बोला है, इसमें कोई शंका है तो आप बोल सकते हैं। कुछ समझ आया नहीं आया? हाँ, अभी ड्रेंचिंग और स्प्रे क्या करना है ये बहुत बड़ी बात है और एक सही बात भी है कि मैंने बोल दिया, आपने लिख भी दिया होगा, लेकिन करना क्या है? सही है, इसमें होता क्या है और किसके लिए जरूरी है? तो इसमें हमने तकरीबन पहले 20 दिन में जब हम पौधा लगाते हैं, लगाने का तरीका तो आपने मेरे ख्याल से बी किसान के यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि कीचड़ बना के कि पौधा लगाओ, इससे आप फायदा होगा। बलराम भैया बोलते हैं 5x7 में लगाओ, मैं बोलता हूँ 7x5 में लगाओ। दोनों में जो अच्छा लगता है आप लगाते रहो, जो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 7x5 हो या 35 स्क्वायर फुट होता है, 5x7 हो फिर भी 35 स्क्वायर फुट होता है। जैसे समय है उस हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो आप आगे बढ़ा सकते हो। पौधा लगाने के तरीके के बाद बेड पे पौधा लगाना सबसे जरूरी है। बेड जो सिस्टम है, बेड आपको 100 समझने की आवश्यकता है। बेड यानी सोने की जगह जिसको बेड बोला जाता है, इसीलिए बेड ऊपर से चौड़ाई होना चाहिए, 27 इंच उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, उसको बेड बोला जाता है। आपके इधर 12 इंच, 14 इंच, 8 इंच ये जो रखते हैं वो बेड नहीं होता है, उससे आपको फायदा होगा नहीं। उसको बेड बोल के आप लगाओगे तो बेड बदनाम होगा और फिर आने वाले लगाने वाले 100,000 200,000 जो किसान है वो लगाएंगे नहीं। इसीलिए बेड उसको बोला जाता है, जो बेड सोने की जगह होती है, फ्लैट होता है, वैसे उसी चीज को बेड बोला जाता है। और उसी तरीके से आप उस बेड पे पौधे लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? बेड पे पौधा लगाते हैं तो बेड की हाइट भी मायने रखती है। काली मिट्टी है तो 9 इंच की, 9 से 11 इंच की हाइट होनी चाहिए। पीली मिट्टी है तो 6 से 7 इंच के ऊपर का बेड नहीं चाहिए। एकदम हल्की रेड मिट्टी है तो आपको 4 से 5 इंच के ऊपर बेड चाहिए नहीं, क्योंकि वो मिट्टी जो है वो पानी पकड़ती नहीं है। सही है? तो जैसे मिट्टी ज्यादा से ज्यादा जो पानी पकड़ने वाली है, काली मिट्टी, उसको आप 9 से 11 इंच का बेड लगा सकते हो, क्योंकि वो मिट्टी पानी पकड़ के रखती है। जो पानी नहीं पकड़ती है तो वो भी खातर यानी फर्टिलाइजर को भी ड्रेन करेगी, तो वो ड्रेन ना हो इसलिए उसका बेड का हाइट भी कम होना चाहिए जमीन के हिसाब से। इसके बाद कोई कल्टीवेशन अंडर इंटर कल्टीवेशन की जरूरत नहीं होती है अगर बेड पे आपने लगाया है। ठीक है? दूसरी चीज, अब पहले ड्रेंचिंग की बोलते हैं, तो जो 3 ड्रेंचिंग मैंने बोली है उसमें पहला ड्रेंचिंग जो आता है, जैसे हमने पौधा लगाया तो
अगले चौथे दिन में आपको पहली ड्रेंचिंग करनी है, लगाने के चौथे दिन पहले ही आपको पहली ड्रेंचिंग करनी है। उस ड्रेंचिंग में आपको पहले क्या लेना है, तो 200 लीटर पानी में आपको लेना है 500 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, 500 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। इससे ज्यादा आपको लेना नहीं है, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर जो होती है उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलती है। इस ऑक्सीडेशन से प्लांट के रूट के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये क्यों लेना है कि बैक्टीरियल और फंगल डिसीज अगर कोई लगाते समय में आपके हाथ से कोई जख्म बनी है, जैसे पौधे जो ट्रे से निकालने की प्रैक्टिस है, ये ट्रे में निकालने से जैसे जैसे एक्यूम बनता है, एक्यूम यानी वैक्यूम और एक्यूम में फर्क क्या होता है कि वैक्यूम जो है बीच में खींचता है, एक्यूम जो है बाहर से खींचता है। ये जो एक्यूम बनता है, इस एक्यूमुलेट मूवमेंट से जो पौधा है वो ट्रे से निकलता नहीं है, और ट्रे से जब निकलता नहीं है तो मजदूर लोग क्या करते हैं, उसको जोर लगा के पकड़ते हैं वापिस। और जैसे ही उसको जोर लगा के पकड़ के खींचना चालू करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर स्क्रबिंग मूवमेंट होती है। स्क्रबिंग यानी अंदर दब जाती है, और जो बॉडी के अंदर की जो वेन्स है वो पूरी तरह से अंदर से क्या हो जाती है, दबी होती है। यानी वहां पे अंदर जब इन्फेक्शन आना मुश्किल है, नहीं है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि वहां पकड़ के आप जब खींचते हो और निकलता नहीं तो जोरों से खींचते हो पकड़ के, तो वहां पे स्क्रबिंग होता है। और मजदूर जब प्रैक्टिस में लगाता है गति से, तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं उसको दबा रहा हूँ, क्योंकि उसको लगाने की गड़बड़ है, पानी चल रहा है, उसको खत्म भी करना है, तो पकड़ देगा, झटक से पकड़ता है, खींचता है और उखाड़ देता है। तो इसके बीच में जो स्क्रबिंग होता है, इस स्क्रबिंग में उसके बाद उसमें इन्फेक्शन आना प्रैक्टिकल है, क्योंकि वह तोड़ मरोड़ हुआ होता है अंदर से, और इस तोड़ मरोड़ से वो इन्फेक्शन करेगा ही। इसीलिए पहले ड्रेंचिंग में हमने ब्लीचिंग लिया है कि जो ब्लीचिंग क्या करेगा, बैक्टीरियल और फंगल डिसीज को प्राइमरी स्टेज में ही रोक देगा। साथ ही साथ रूट के साथ कोई डिसीज डेवलप होके आए हैं वो भी खेत में फैले ना, खेत में कुछ मीडिया मिलके उसको फैलाए ना जाए, इसलिए उसको वहां पे रोका जाता है। दूसरी चीज उसमें आपको ब्लीचिंग के साथ लेना क्या है, एक बैक्टीरियानाशक को लेना है, वो है आप कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लीजिए या कॉपर हाइड्रोक्साइड को लीजिए। आप कॉपर हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेते हैं तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। इसके साथ इसमें प्राइमरी कार्बन की कक्षा मूली के तहत बढ़े और राइजोस्फीयर की स्ट्रक्चर बढ़े, इसीलिए आपको लेना क्या है, कार्बन सिलिकेट लेना है। कार्बन सिलिकेट की मात्रा को रखना है पर लीटर 5 ml के हिसाब से। जैसे सिलिका जो मिलती है, लिक्विफाइड सिलिका, अगर उसको प्लांट को प्राइमरी स्टेज पे मिलती है तो सबसे बड़ी फायदेमंद चीज ऐसी होती है कि रूट के ऊपर जो राइजोस्फीयर की स्ट्रक्चर को डेवलप करने वाला जो एक एंजाइम का लेयर होता है, वो एंजाइम का लेयर थिक हो जाता है, और कोई भी रूट बाद में जमीन में जाके डिसकंटिन्यू नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है और राइजोस्फीयर की गतिविधियों को बढ़ाता है। तो कार्बन सिलिकेट को आपको लेना है 5 ml पर लीटर के हिसाब से। उसके बाद आपको इसके साथ डालना है 10,000 ppm की नीम ऑयल, 10,000 ppm का नीम ऑयल 1 ml पर लीटर के हिसाब से। ये पहला आपका ड्रेंचिंग होता है। इस ड्रेंचिंग से आपको फायदा क्या होगा कि प्राइमरी पहला हमने ड्रेंचिंग लगाया, तो इस ड्रेंचिंग से कोई रूट के तहत पेस्ट नहीं